प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। जिनकी कुंडली है वो इस हफ्ते मैंने जो चुनी है, आईडी है नंबर 222, हां, और नाम है विशाखा पांडे। ये है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। 25 अप्रैल 1993, 15:14, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। इस आधार पर आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है सिंह लग्न की। पर इसको बनाने से पहले और बताने से पहले आपको इनकी कुंडली का पंचांग बता देता हूं। विशाखा जी, आप निसंदेह ही परेशान मत होइए। कुंडली अच्छी है आपकी और बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुंडली में विवाह के विलंब होने की संभावनाएं मैं जरूर देख रहा हूं, पर उसके बाद की स्थिति खराब नहीं है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। वैशाख माह में इनका जन्म हुआ है, उत्तरायण का जन्म है। दूर निकलिए थोड़ा, अगर कुछ चाहते हैं अच्छा तो। उत्तरायण में जन्मे हैं तो आप संतुलित हैं, धार्मिक हैं, धर्म प्रिय हैं, सभी विद्याओं में पारंगतता हासिल करना चाहते हैं। कोई भी सवाल आपसे पूछे तो आप उसका उत्तर दे देना चाहते हो, है ना ये बात? बिल्कुल। ग्रीष्म ऋतु में आपका जन्म हुआ है, मतलब है कि व्यक्ति अगर दूर जाएगा तो ही धन कमा पाए या बचा पाए, या कई बार व्यक्ति पानी ज्यादा पीता है। ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव, जल जितना ज्यादा हो सके बचाने का प्रयास भी करना होगा और पीने का भी प्रयास ज्यादा करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में है तो जठराग्नि प्रबल है, पाचन शक्ति अच्छी है, यह बात दिख रही है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि का जन्म है। अब यहां पे चंद्रमा जो है वो पापक हैं, तो धन रीस रीस करके आता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा पापक हो जाते हैं, इस वजह से माता का स्वास्थ्य ठीक है, पर कई बार वो कमजोर भी होता है। खुद का स्वास्थ्य कमजोर रहे या माता का जो पक्ष है, नानी नाना, वो लोग स्वास्थ्य में थोड़े कमजोर से होते हैं, या कई बार वो बीमारी ज्यादा होती है जो माता के घर से आई हो। ठीक है। रविवार का जन्म है। पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय। पीतवर्ण मतलब गोरे, परिस्थितियों से लड़ने वाला, सामंजस्य स्थापित करने वाला। रविवार का जन्म है तो तेजस्वी है। आप ब्राह्मण हैं तो ये और भी अच्छी और ऊंची बात हो जाती है। रविवार के जन्मे हैं तो संतुलन पैदा करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति की हैं, पर काम थोड़ा लटकता सा है, ये बात है। महत्वाकांक्षा ऊंची है, ऊंचा पद पाना चाहते हैं, पर उसके हिसाब से मेहनत भी करने की आवश्यकता होगी। अब आगे बढ़ता हूं। रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। इसका हिसाब किताब ये रहेगा कि व्यक्ति किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहता, अनुकूलताएं बनाने का प्रयास करता है, सुंदर है देखने में, नेत्र अच्छे होते हैं, गोराई होती है, कपोल अच्छे होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के जन्मे लोग किसी से शांत और शांत प्रियता का अनुभव कराने वाले, पर कई बार कामुकता अधिक भी हो जाती है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे होने के कारण अगर व्यक्ति व्यवसाय करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग कभी भी किसी भी चीज को अपने वशीभूत करने का पूरा प्रयास करना चाहते हैं, पर कई बार वो उनको मिलता ही नहीं है, या कई बार उनके लिए वो प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है। क्लियर है? शोभन योग ये बड़ा अच्छा। व्यवसाय भी करना चाहें, कोई काम करना चाहें, माता पिता के साथ जुड़ करके कोई नया सूत्र शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अवश्यम भावी है कि व्यक्ति अपना व्यवसाय भी कर ले, अपना कोई काम शुरू कर ले। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होंगे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति संतुलन पैदा करने वाला है, क्योंकि शुरू में ही जो है वो उत्तरायण का जन्म है। रविवार का जन्म होना ये पंचांग में अच्छी बात। उसके बाद शुक्ल पक्ष में जन्मा व्यक्ति, संतान उत्पत्ति में कई बार कष्ट भी मिलती हैं चीजों को, पर वो ठीक होगी अगर मंगल और गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो। उसके बाद जन्म कुंडली में वैश्य वर्ण का होना। मनुष्य गण के हैं तो ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ आदि भी है। सब चीज रखते हैं आप, तो अच्छी बात है। अब आगे आपको आपकी कुंडली पे लेके आता हूं। यहीं पे बहुत ज्यादा इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरू करते हैं। यहां पे पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, ये अच्छी बात है आपकी कुंडली के लिए। शुक्र के नक्षत्र में होना, और वो शुक्र जाकर के कहां बैठे, जन्म कुंडली में मिल नहीं रहे मुझे, उच्च के हुए हैं यहाँ पे अष्टम भाव में। उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए,
क्योंकि शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं बुध के साथ। पर दरअसल आपकी कुंडली में अब अलग तरीके से बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन इधर रखिए। दशम भाव के अधिपति होकर के शुक्र उच्च के हुए हैं बुध के साथ, जो कि वास्तव में लाभेश अष्टम में गया है। अब होगा क्या कि व्यक्ति कम पैसे पे नौकरी करे, लाभ की स्थिति कमजोर हो, धन कमाने में कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, दिक्कत होती है, आसानी से कोई भी काम बनता नहीं है, लाभ अब मिनिमाइज हो गया, कमजोर हो गया। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में थोड़ी सी दिख रही है। वस्तुतः आप अगर उच्च शिक्षा की तरफ पढ़ना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं, उसमें आपको प्रयास कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च के हैं, पर इसके कुछ दुखद परिणाम भी होंगे या कुछ बुरे परिणाम भी होंगे। भाग्य भाव में बैठा उच्च का सूर्य, अब ध्यान से दीजिएगा, अब सूर्य से शुरू कर रहा हूं। तो भाग्य भाव में बैठा सूर्य उच्च का है और आपकी कुंडली में उस पे जरा देखिए तो किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। शनि स्वग्रही होकर के उसको नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब है व्यक्ति का भाग्य साथ तो देगा, क्योंकि सूर्य उच्चस्थ होकर के बैठे हैं और वैसे भी वो लग्नेश होकर के उच्च के हुए हैं भाग्य भाव में। ये व्यक्ति धार्मिक है, मदद करने वाला है, किसी की भी स्थितियों में खड़ा रहने वाला है, डट करके मुकाबला करने वाला है। माता स्वस्थ हैं, पिता भी स्वस्थ हैं, आप भी ठीक हो, पर कमजोरी कहां? हो सकता है आपका भाई थोड़ा अस्वस्थ रहे, या हो सकता है उससे थोड़ी कानाफूसी होती रहे, या हो सकता है कि उससे संबंध थोड़े कमजोर से रहें, या हो सकता है कि वो थोड़ा अस्वस्थ रहे, क्योंकि उसकी दृष्टि यहां पड़ेगी। हालांकि ग्रह संतुष्ट है, अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, इस वजह से कि जन्म कुंडली में उस पर शनि की दृष्टि है, जो कि सप्तम भाव के अधिपति होकर के शश योग लगा रहे हैं। चंद्रमा उच्चस्थ होकर के बैठे हैं। अब चंद्रमा को जरा देखिए तो वो अपने ही नक्षत्र में बैठा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का माता पक्ष, माता का भाव, व्यक्ति का इमोशन, व्यक्ति का मन, व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति की भावनाएं, उसका सेंटिमेंटल हो जाना, उसका दूसरों के दिल में जगह बनाने का प्रभाव उत्पन्न करना, राजा के निकट रह करके धन अर्जित करने का प्रभाव उत्पन्न करना, नौकरी में व्यक्ति को लाभ मिलने की स्थितियां पैदा हो जाए, व्यक्ति जितना भी जगह काम करे सबके दिलों में राजा बन के वास करे, सबके प्रभावों को अपने ऊपर प्रभावित न भले करे अपने आप को, पर अपने प्रभाव से दूसरों को प्रभावित करे। आपके अंदर ये कला है और भटक कहां रहे हैं आप? ये चंद्रमा आपको सब कुछ देने की ताकत और कुवत रखता है, उच्च का है, पर इसके कुछ दुखद परिणाम बता दूं। कामुकता कई बार ज्यादा हो जाती है, मैंने नक्षत्र की बात में कही थी बात। अब यहां पे वो राहु केतु के असर में है, जहां चौथे भाव में राहु नीच के होकर के इसको देख रहे हैं। केतु के साथ तो ग्रहण, तो कई बार कैरियर को सही दिशा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में यहां का अधिपति उच्च का तो है, पर वो जन्म कुंडली में किसके साथ बैठा है? तो दशम भाव के अधिपति लाभेश को भी गोता लगवा रहे हैं और व्यक्ति के पास ऊंचा खाद दे देते हैं। धन की स्थिति अच्छी है, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, व्यवहार कुशल है, पर चंद्रमा की कमजोरी क्या कि वो ग्रहण में है, तो व्यक्ति के अंदर कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उस पर लांछन लग जाता है और कई बार कामुकता की अधिक स्थितियां होने के कारण उसका खुद का ही प्रभाव कमजोर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अब यह विचार आपको करना है, पर यह बात जरूरी है और पक्की है। अब आगे बढ़ूं। जन्म कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण लगा, यह पापक ग्रह बन रहा था, उच्च का हुआ है, तो व्यक्ति नौकरी का प्रयास कर सकता है, उसको नौकरी मिल भी सकती है, क्योंकि अभी गुरु की दशा चल रही है, पंचमेश जागृत हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। माता का सुख, पुत्र का सुख, पति का सुख, दांपत्य का सुख, पर धन देर से आएगा। और इसी वजह से कि आपकी कुंडली में जरा समझिएगा, तो यहां पे आपको धार्मिक बनाया सूर्य ने, नैतिक तत्वों का मालिक बनाता है सूर्य, धार्मिक बनाया, यथेष्ट बनाया, मजबूत बनाया, इच्छा शक्ति महत्वाकांक्षा का मालिक बनाया, पर भाइयों से कमजोरी बना दी। माता स्वस्थ, पिता स्वस्थ, खुद आप भी स्वस्थ और मजबूत। धर्म में व्यक्ति का आलिंगन होता रहता है, दान भी करता रहेगा, और उच्चस्थ होकर के बैठा है तो व्यक्ति को तीव्र महत्वाकांक्षा का मालिक भी बना देगा। पर जरा विचार करिए, तो धन देर से क्यों आया? क्योंकि एक तो कैरियर भाव के अधिपति उच्चस्थ होकर के बैठे हैं, पर गुरु से शुक्र को देखना, गुरु का शुक्र को देखना। मैंने एक कार्यक्रम अभी कुछ ही दिन पहले बताई थी, शुक्रवार को। क्या कही थी बात मैंने? किसी भी स्थिति में अगर शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव हो या गुरु के ऊपर शुक्र का प्रभाव हो, तो व्यक्ति मालिक होता है किसका? अनुभव का। हां, अनुभव गम्य, बोध गम्य और समझदारी से निर्णय लेने वाला होता है, जल्दबाजी से मुक्त होता है। अब एक बात और है, शुक्र का अष्टम में जाना बुध के साथ, पर वो बुध और शुक्र दोनों कहां कहां के अधिपति हैं?
तो बुध बनते हैं लाभ के अधिपति और दशम भाव के अधिपति के साथ उनका योग बना है। देखिए यहां सप्तम भाव के अधिपति जो सप्तम के कारक होते हैं शुक्र, सप्तम भाव में उनकी राशि बनती है, वो बैठे मीन राशि में, सैया सुख में मंगल बैठे हैं। जरा गौर करिएगा, मैं आपको निकट से बताना चाहता हूं, मंगल यहां नीच का है और यह है सैया सुख का भाव, 12वां भाव बिस्तर का होता है। वहां नीच का मंगल दाम्पत्य को कमजोर करता है, सुख देर से मिलता है दाम्पत्य का, बिस्तर का, क्योंकि ये वही भाव है ना। यहां मंगल नीच के हैं, शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। ये शनि जन्म कुंडली में सप्तम भाव का सुख देंगे पर ये विलंब भी कराएंगे क्योंकि ये विषम संख्या है। गौर करिएगा, ये विषम संख्या का भाव है, यहां का अधिपति यहीं बैठा है। और जरा विचार करिए तो नक्षत्र का परिवर्तन ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। मतलब क्या है? देर से हो पर दुरुस्त हो, देर से हो पर दुरुस्त हो, क्योंकि शनि का प्रभाव लग्न पे है, लग्न खाली है बिल्कुल। और लग्न को देखिए तो नीच का मंगल, जहां पे आपकी कुंडली में कई बार ऐसी स्थिति ला देता है जहां वो कई बार दूरस्थ जाकर के, दूर जाकर के, विलंब से ही सही पर एक अच्छी स्थिति को पैदा करने वाला होता है। निसंदेह वहां पे वो नीच का है तो मांगलिक दोष भी पैदा करेगा। हां, अब वहां पे कई बार व्यक्ति इतना ज्यादा प्रबल हो जाता है, अतिरेक हो जाता है, दूर और दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है। कई बार ये मंगल आपको बना सकते हैं ऐसा। अब यहां से वो छठे भाव को देखेंगे तो उच्च के नहीं है, नीच के हैं, तो असंतुष्ट है। तो इस वजह से अब होगा क्या कि व्यक्ति के पैसे फंसेंगे, इमोशनली वो जल्दी ही किसी के संपर्क में आ जाता है और अपना ही नुकसान कर बैठता है। दुष्टता का भाव जागृत करेगा और आपका नुकसान कराएगा। तीव्र बोलने वाला, गाली गलौज भी कर देने वाला, तीखा बोल देने वाला, जल्दबाजी में रहने वाला, इंतजार ना करना। और धन तो यहां पे गुरु रोक ही रहे हैं, अकेले बैठे हैं। तो बात समझ में तो आ रही है? अकेले गुरु बैठे ना, वक्री हैं, 12 डिग्री के हैं। अब मतलब क्या है कि वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे, चंद्रमा जो है वो उच्च का है, तो यहां भी गुरु और चंद्रमा का योग बना, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पे है, उसी भाव पे राहु की भी दृष्टि है। चंद्रमा मानसिक रूप से आपको कमजोर करने पे तुला है, पर उसके जितने भी नेगेटिव पक्ष हैं उसको गुरु भरपाई भी करेंगे। पर स्वतंत्र होकर के वो द्वितीय भाव में अकेले बैठे हैं, तो धन देर से आए, रुके नहीं, सही जगह पे जाए। पर व्यक्ति मदद करने के लिए तत्पर होकर के आगे बढ़े, पर है ही नहीं, तो करेगा क्या? करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि लग्न का अधिपति ही धर्म भाव है। ये मदर टेरेसा जी की कुंडली में ये योग लगा था। लग्न के अधिपति भाग्य भाव में जाकर के उच्च के हुए हैं और वहां का कारक ग्रह जन्म कुंडली के धर्म भाव में बैठा है। आप जरा अपने स्वभाव को समझना, आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का है, स्वभावतः व्यक्ति बड़ा बेहतरीन है, सिंह लग्न के हैं, एक संततिवान होता है, एक ही संतति हो पर श्रेष्ठ हो, संतति का लाभ मिले, सुख मिल जाए। क्योंकि इस भाव में राहु नीच का है, तो इस वजह से भी विवाह विलंब से होने की संभावनाएं बन रही हैं। होगा ना भाई? क्योंकि यहां पे एक ग्रह नीच का ही तो बैठा है, भाव तो कमजोर हो ना। पर यही राहु अगर यहां बैठ जाते तो अनुकूलता दिख जाती, पर ऐसा है नहीं। यहां पे आपको काम बदलने का प्रभाव दिखाएगा चंद्रमा, हर बार एक चीज पर टिक करके ना रहना, क्योंकि प्रारब्ध में और पराक्रम का जो अधिपति है या पराक्रम का जो कारक बना है वो शुक्र उच्च के हैं, पर अपने भाव से अष्टम के योग में जा रहे हैं, षडाष्टक में है ना, योग बना रहे हैं। व्यक्ति उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहता है, आगे बढ़कर के शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, पर ज्ञान का कारक और ज्ञान का अधिपति दोनों जन्म कुंडली में कन्या राशि में बैठे हैं। ये शत्रुता का भाव भी पैदा कर, हालांकि उनका संबंध है, आपकी कुंडली में आपका ज्ञान पक्ष बहुत बेहतर है। मैं ये गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि जातक का ज्ञान वाला क्षेत्र बड़ा बेहतर है, पर उसको बल नहीं मिल रहा है, उसको सही दिशा नहीं मिल रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे देश की सरकार पंगु है, क्योंकि वो अच्छे लोगों को चुन नहीं पा रही है और अच्छे लोगों का चयन उसके बस के बाहर की बात है। आपके पास ज्ञान है ना, आपका शुक्र उच्च का गुरु शुक्र को देख रहे हैं, अब इससे अच्छी बात कुछ होती है क्या? कोई मुझे बता दे। कोई भी नहीं होती है, पर वो मिल नहीं रही, सरकार से आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि चंद्रमा को लगा है ग्रहण और वो आपको ढूंढ भी नहीं पा रही है। अब जरा विचार करिए कि आपके विवाह में विलंब क्यों? तो शनि यहां बैठे तो देर कराएंगे, गुरु यहां से रोक रहे हैं, अकेला बैठा गुरु धन भाव का ठीक नहीं होता, ना तो धन आने देता है, ना सही जगह पे जाने देता है। सही जगह पे तो जाए पर वो आए ही नहीं कि जाए, ये बात हो जाती है। तो ये बात यहां से गुरु की बात करी, सूर्य की बात करी, चंद्रमा की, शनि की बात करी। ये विलंब और आपके काम में, प्रत्येक काम में थोड़ा सा लेट लतीफी का शिकार होंगे, भाग्य को कमजोर करेंगे, नीच की दृष्टि है ना। हालांकि जितने नीच के प्रभाव में वो हैं वहां पे उच्चस्थ सूर्य उनको मजबूती भी दे रहा है, उसमें घबराने वाली कोई विशेष बात नहीं। अब आपकी कुंडली में थोड़ी सी बात
मैं एक ऐसे तरीके से दिखा दूं कि आपकी कुंडली में सबसे अच्छा भाव कौन बना, तो आपकी कुंडली में सबसे बेहतर भाव आपकी कुंडली का नवम भाव बन रहा है, वहां लग्नेश उच्च के होकर के बैठे हैं। आपकी कुंडली का सबसे अच्छा भाव एक नौकरी के प्राप्त करने के लिए, नौकरी के उद्देश्य से अगर हम इस कुंडली की चर्चा करते हैं तो दशम भाव भी अच्छा बना, चंद्रमा स्वग्रही उच्च का और अपने ही उच्च का हुआ, नक्षत्र अपना पकड़ा और गुरु से दृष्ट भी है, तो ये एक अच्छी बात है। तो जितनी निगेटिविटी वहां पे राहु के द्वारा उसको मिल रही थी वो सब अब ठीक भी हो जाएगी। बात समझ में तो आ रही है। अब विवाह में विलंब क्योंकि शनि राहु का प्रभाव यहां पे है, चतुर्थ भाव, शनि की 10वीं दृष्टि यहां भी जा रही है, राहु यहां खुद बैठे हैं। अब चंद्रमा होते कहां के अधिपति हैं, तो 12वें के अधिपति, अब अपने ही घर में नीच के मंगल को बिठाया, तो 12वां घर कमजोर, इस वजह से व्यक्ति को वो जो मिलना चाहिए पुरस्कार, जो अंतिम में मिलना चाहिए मोक्ष, वो हो गया कमजोर। मतलब किसी भी चीज की परिणति जो है वो सही नहीं हो रही है, काम में लेट लतीफी, नुकसान, धैर्यहीनता की स्थिति, कई बार अपने ही परिणाम गलत हो जाते हैं अपने ही लिए गए गलत निर्णयों के कारण। यह बात है। गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, अब यहां पे मंगल की भी दृष्टि है, तो व्यक्ति को पेट का रोग बन जाए, यह भी बात है। हां, पेट का रोग बन जाए और व्यक्ति किसी को भी पैसे दे तो अटक जाए, क्योंकि चंद्रमा को लगा है ग्रहण और वो है पापक, तो पैसे देने से बच जाइए। जब कभी भी व्यक्ति की कुंडली में दो स्थितियां अच्छी बनी थी, चंद्रमा केतु, यहां पे ये बहुत अच्छी बनी, यहां अच्छी बनी, ये दो भाव बहुत अच्छे बने, उसके बाद आपकी कुंडली में एक ये भी अच्छा बनेगा, पर ये आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके दाम्पत्य के लिए ये विलंब करेगा। पर ऐसा नहीं है, पति यहां भी ठीक ठाक मिल जाएंगे, क्योंकि यहां भी शुक्र की राशि बन रही है, शुभ ग्रह की राशि मिल करके यहां के अधिपति होकर के शुक्र कहां बैठे, स्वग्रही होकर के, ये प्रेम में भी कई बार डालता है पर वो मिलता नहीं है कई बार। यहां पे शनि वृश्चिक राशि के हो गए, इस वजह से ये कमजोर हो गए। यहां पे मैंने कल ही के कार्यक्रम में यह बात कही थी कि अगर जन्म कुंडली में शनि और पापग्रह उच्च के हों, शनि मंगल राहु केतु, और वो नौमांस में नीच के हो जाते हैं, तो उनके अंदर का शुभत्व कमजोर हो जाता है, पापक कर्म बढ़ जाता है। अब यहां पे देखिए, ये शनि मित्र के नहीं शत्रु के घर में चले गए, यहां वो स्वग्रही थे, मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं, लेकिन 4 डिग्री के हैं। अब ऐसी स्थिति में कि मैं नक्षत्र अगर देखता हूं तो धनिष्ठा का है, तो धनिष्ठा, अच्छा हाँ, नक्षत्र के तो परिवर्तन में वो है ही, यहां देख रहा हूं, तो शनि और मंगल के नक्षत्र का परिवर्तन ये लाभदायक होगा। तो दोनों ही भाव के अधिपति क्रमशः अपने अपने फलों को अच्छाई से देने वाले बन जाएंगे। मतलब क्या है, ये देर से ही सही पर एक अच्छा पति आपको ढूंढ के ला देगा। पर वो नौमांस कुंडली में लग्न में बैठा है तो लंबा हो, थोड़ा सांवला हो, नौकरी करने वाला हो, धातुओं का कारोबार, टेक्निकल क्षेत्रों में काम करने वाला हो, और विवाह के लिए अगर दिशा की बात करते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ जाना चाहिए। कोई भी जातक जो मिथुन लग्न का हो, मेष लग्न का हो, धनु लग्न का हो, या वृषभ लग्न का हो, या इन राशियों का हो, तो विवाह आप उनसे कर सकते हो। कैरियर के दृष्टिकोण से आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, आपका कैरियर ठीक है, पर हो सकता है कि वो थोड़ा कमजोर भी हो। ग्रहण लगा है उस भाव को, तो कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा, मंगल का प्रभाव है। हालांकि एक बात बता दूं, तो वो मांगलिक दोष खत्म नहीं हो रही है, खत्म होने की स्थिति में नहीं है। नौमांस कुंडली में भी जो देख रहा हूं वो मंगल की स्थिति है, मित्र की राशि में बैठ करके, और यहाँ के अधिपति जो सुख भाव के हैं वो शनि आपकी कुंडली में जा करके बैठे हैं, कहाँ, लग्न में, यानी कि सुख का अधिपति लग्न में और मंगल से दृष्ट। शनि मंगल का प्रभाव लग्न में है, थोड़ा सा देर तो होगा विवाह में, ये बात दिख रही है। पर विवाह की स्थिति अगर गुरु की बात करता हूं तो पंचमेश जागृत हैं अभी, और वो 2020 के 5वें महीने से जागृत हैं, विवाह का योग चलेगा। पर ये वस्तुतः बहुत ज्यादा मजबूत आपकी कुंडली में 2022 के 6ठे महीने से आ रहा है, और ये 25 के पहले महीने तक चलेगा। इस दौरान प्रयास करिए। आपकी राशि जो है वो वृषभ की है, चंद्रमा ठीक है, पर कमजोरी माता दुर्गा की उपासना आपको कर लेनी चाहिए। देवी कवच का पाठ प्रत्येक दिन या शुक्रवार को। नवमांस कुंडली में भी अगर देख रहा हूं तो मंगल पूर्वा फाल्गुनी के होकर के बैठे हैं, शुक्र भी स्वग्रही हैं, सैया सुख है, लग्न में शनि बैठे हैं, थोड़े कमजोर जरूर हैं, पर एक बात है कि वो सुखेश होकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं। सुखेश होकर के सप्तम भाव को, अपने मित्र की राशि को देखेंगे, जहां का अधिपति अगर 12 में बैठा है तो कई बार वो देर से ही देता है पर लाभ दे देता है। दूसरी बात बता दूं तो गुरु और केतु, गुरु 6ठे भाव में बैठे हैं मित्र की राशि में, यहाँ के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में मंगल नौकरी देने वाला कई बार बन जाता है। आपको भी नौकरी का प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल दिग्बली हो रहा है। यहां वो नीच का हुआ था, पर यहां वो मित्र की राशि में उसके प्रभावों में वृद्धि ही देख रहा हूं, कमजोरी नहीं है। अब गुरु में शनि, मैंने कहा विवाह, एक साथ मैं कई सवालों का उत्तर दे रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। नौकरी है, विवाह
देर से ही, पर 2022 के छठे महीने से 25 के पहले महीने तक। गोचर में अगर देखता हूं तो वृषभ के चंद्रमा, और ऐसी स्थिति में तो गुरु जो है अभी आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़े ठीक नहीं है, पर इस वर्ष के बाद वो बन जाएंगे, तो प्रयास इस वर्ष के बाद ही करें। दूसरी बात है, दाम्पत्य ठीक है, मंगल का प्रभाव है। अब जरा विचार करिए कि अगर सुख भाव को मंगल खुद लग्नेश होकर के देखेगा तो क्या खराब करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। लग्नेश की दृष्टि है भाई, उस भाव से संबंधित जितने भी दुखद परिणाम होंगे वो सबको खत्म कर देगा और अच्छाई उसको भरने का प्रयास करेगा। संतान सुख है, परेशान नहीं होना है, सुख है, चतुर्थस्थ होकर के बैठे हैं, द्वितीय भाव में गया है, धन का सुख, लाभ का सुख, पद का, प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य, गुण, वृद्धि, ये सब है, चंद्रमा दे रहे हैं, घबराने वाली बात नहीं है। बस अपने मोटिव को क्लियर करिए, क्योंकि लगा है उसको ग्रहण, और दो तरीके से कमजोर, एक तो ग्रहण और दूसरा जन्म कुंडली में अगर विचार करिए तो वो 20 और 18 बिल्कुल निकट के हैं, इसलिए मैं बार बार ग्रहण बोल रहा हूं, अन्यथा नहीं बोलता। तो वहां पे लगा है ग्रहण और यहां के अधिपति अष्टम में जा रहे हैं, ये सौर्य योग है। इधर आइए, द्वितीय दशम भाव के अधिपति शुक्र उच्च के हुए बुध के साथ लाभ का अष्टम में जाना ठीक नहीं होता, और जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट हो तो सौर्य योग हो जाता है। मतलब पराक्रम करना है तभी जाकर के सफलता मिलेगी, इसका मतलब तो यही होता है, करना ही होगा और लाभ तभी है। अब एक बार दशमांश देख लेता हूं। दशमांश कुंडली में गौर करिए, मेष का दशमांश बना, 1 नंबर यहां लिखा है दशमांश कुंडली D10 चार्ट में, 1 नंबर यहां लग्न में मंगल बैठे हैं, कर्म क्षेत्र ठीक है, क्योंकि दशम स्थान में राहु दिग्बली हो रहा है। अब ये बात मैंने क्या कही थी, मैंने उस समय नवमांश के बाद आपका दशमांश भी नहीं देखा था, मैंने क्या कही थी लग्न कुंडली में कि अगर यही राहु यहां बैठ जाता तो अच्छी बात हो जाती कैरियर के दृष्टिकोण से, पर वो हो रहा है भाई, क्योंकि जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में मंगल की राशि में राहु बैठे हैं, तो देर से ही सही पर परिणाम देंगे, क्योंकि लग्न का अधिपति लग्न में बैठ करके उसको निहार रहा है, उसकी उच्च की राशि बनी है ना दशमांश कुंडली में, दशम स्थान में, तो घबराना किस बात का। और वैसे भी आपकी कुंडली में भाग्य भाव का अधिपति गुरु जो है वो प्रतियोगिता और नौकरी कर रहा है, तो कर्म में थोड़ी सी प्रतियोगिता मिल रही है। वो कन्या का ही बैठा है, यहां भी कन्या के, यहां वो किस में बैठे, गुरु यहां पे बैठ रहे हैं मेष के, पर ठीक है कोई बात नहीं है, यहां के अधिपति होकर के कम से कम वो मंगल की स्थिति जो है वो नौकरी के भाव में जा तो रही है, दशम स्थान में नौकरी है, बिल्कुल मिल जाएगी, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। विवाह के बाद भी नौकरी का प्रयास करिए, पति को बोल दीजिएगा मैं नौकरी ही करना चाहती हूं, क्षमा करें, ये बात बनती है। अब क्या बताऊं, सप्तमांश ठीक है, 100% ठीक है, संतान का सुख मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि D7 चार्ट में अगर हम इसको सप्तमांश बोलते हैं, यहां कुंभ की राशि बनती है, मंगल चतुर्थ भाव से चतुर्थस्थ होकर के बैठे हैं, बिल्कुल हो जाएगी। संतति में स्थिति कभी भी कमजोर नहीं है, गुरु और सूर्य स्वयं पंचम भाव में बैठ करके उसका सुख देने को उतारू हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आपकी कुंडली में मैं एक बार बता दूं तो शुभ और अशुभ भाव में सूर्य आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे हैं, मंगल आपकी कुंडली के लिए बनते हैं भाग्य के अधिपति और सुख के अधिपति, ये बहुत अच्छे हैं, बुध आपकी कुंडली के लिए बनते हैं लाभ के और धन के अधिपति, ये भी ठीक है, खराब नहीं है, ठीक है, पर वो धन के अधिपति होकर के उनकी धन भाव में यहां पे राशि बनी और जन्म कुंडली में वो जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, पैतृक संपत्ति, पिता का लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, ऐसी स्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि उच्चस्थ शुक्र वहां बैठे हैं और यहां के अधिपति गुरु जो है वो जन्म कुंडली में परिवर्तन भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार लाभ मिल जाता है अनायास, यूं ही अचानक घुसखोरी में व्यक्ति लाभ अर्जित कर लेता है, जिस ऐसे नौकरी में ऐसे पद पे जाए जहां पे ऊपरी आमदनी टेबल के नीचे का लाभ मिल जाता है। ये बातें दिख रही हैं, आपकी वाणी अच्छी है, उस पर आपको नियमित रूप से काम करते रहना चाहिए। बुध अच्छे हैं क्योंकि वो उनका निचत्व भंग हो रहा है, गुरु धन भाव में है, इस वजह से देर से धन आ रहा है, कैरियर के अधिपति पराक्रम करवाते ज्यादा देखे जा रहे हैं, उच्च का सूर्य आपको धार्मिक बना रहा है, चंद्रमा आपको दूसरों के दिलों में जगह बनाने वाला और 50 लोगों के बीच में ऐसी छटा बिखेरने वाला है कि कोई भी देख करके मोहित हो जाए। आप सिंह से प्रभावित हो, अच्छे हो, पर और भी अच्छे हो सकते हो। क्लियर है? अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। अब एक पर दशा बता देता हूं, आप भी सोच रहे हैं पंडित जी दशा बता दो, बता देता हूं। आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, मंगल की दशा थोड़ी कमजोर जाएगी। कमजोर का मतलब क्या है, वो आपको पराक्रम में परिणाम देर से देंगे, मेहनत ज्यादा करवाएंगे, देर से परिणाम। कई बार व्यक्ति का 12वां भाव देर से जागृत होता है, इस वजह से उसको संपूर्ण लाभ नहीं मिलता, ठीक है।
बुध की बात अगर करता हूं तो बुध आपकी कुंडली में नीचस्थ होकर के बैठे हैं, हालांकि उनका नीच भंग नहीं हो रहा है, पर गुरु के साथ वो परिवर्तन भी कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ी सी स्थितियां, उसके जितने भी निगेटिव थॉट निकल करके आ रहे हैं उसमें वो लाभ ही देंगे, नुकसान नहीं है। गुरु रेवतीन में बैठे हैं, अपना ही है, घबराना नहीं है। गुरु अति शत्रु के हैं, इस वजह से थोड़े परेशान, हालांकि वो फिर भी ठीक है। गुरु वाली बात और बुध वाली बात परिवर्तन। शुक्र उच्च के हैं, वृद्ध हैं, अपने पसंद को थोड़ा और बेहतर बनाइए और कुछ ऐसा पसंद करके लेके आइए जिसके बारे में माता पिता कभी काटे नहीं। हां, कुछ ऐसा पसंद करो रंग जो सबको भा जाए, कुछ ऐसा पसंद करो जो प्रश्न चिन्ह ना लगवा सके। ऐसा कर सकते हो तो कर दो, इससे आपके शुक्र बेहतर हो जाएंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। शुक्र वृद्ध हैं, इस वजह से कई बार सांसारिक, भौतिक और कई बार जो है वो उच्चस्थ होकर के पद का लाभ नहीं दे पाते। वृद्ध हैं, इस वजह से माता दुर्गा की उपासना, उन्हें लाल पुष्प अर्पित किया करिए शुक्रवार के शुक्रवार। विवाह में समस्या है तो कात्यायनी मंत्र का जप कर लीजिए मंदिर में जाकर के। राहु केतु थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से वो आपको धोखा दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, पर ऐसे स्थिति में आपको गणेश जी की पूजा भी करते रहना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपकी कुंडली कैसी लगी, कैसी व्याख्या की मैंने, जरूर बताइएगा। आपकी कुंडली के सबसे अच्छे भाव मैंने बताए, इस कुंडली की कमजोरी बताई, कामुकता की कमजोरी थोड़ी सी, मतलब उसको कम करना, उस पर काम करना, मेंटल लेवल को थोड़ा पीसफुल बनाना, मेंटल अपने आप को मजबूत बनाना, अपनी भावनाओं को सही दिशा देना, धन कमाने के लिए थोड़ा और प्रयास करना चाहते हैं कर सकते हैं। विवाह के बाद भी नौकरी करने की स्थितियां बनती है। उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का योग है। सूर्य उच्च, चंद्रमा उच्च, मंगल नीच के हैं, इस वजह से मेहनत ज्यादा। गुरु अति शत्रु के बैठे हैं, पर वो परिवर्तन में है तो ठीक है, खराब नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे किसी अन्य कुंडली के साथ। आप लोग डेट ऑफ बर्थ वगैरह देते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।